Hello everyone, welcome to Dream UGC Net. I hope you all are doing well. So, here I am with the important MCQs on paper 2 Labor Welfare and HRM. So, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लेबर वेलफेयर एंड HRM पढ़ाती हूँ. सो जो भी स्टूडेंट्स लेबर वेलफेयर एंड HRM से एग्ज़ाम दे रहा है या देने वाला है वो मेरे चैनल पे वीडियोस सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो without any further ado, let's get started. So here's the question number 1. The three learning outcomes are given in list 1 and list 2. So list 1 और list 2 given है. लिस्ट 1 में लर्निंग आउटकम्स हैं, लिस्ट 2 में एस्पेक्ट कवर्ड है. तो लर्निंग आउटकम्स में ए है कॉग्निटिव, बी स्किल बेस्ड एंड सी इफेक्टिव. और सेकेंड लिस्ट में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लीशन, एटीट्यूडनल. सो हमें मैच करना है और ये बताना है ऑप्शंस को देख के कि ये कौन सा ऑप्शन गोइंग टू बी करेक्ट. क्या ये ए होगा जिसमें ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है एंड सी का थर्ड एंड सेम लाइक बी, सी एंड डी. सो लेट्स टेक 3 seconds एंड लेट्स फाइंड द आंसर. वैसे लर्निंग आउटकम्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पुट किया था एंड please tell me who gave the learning outcomes and type in the below comment section if you know the answer. So let's check the answer. Answer is D, that cognitive का aspect है, knowledge organization, skill based का aspect है, comprehension और effective का है attitudinal. These three are the learning outcomes. Okay. तो कॉग्निटिव से रिलेटेड आप एक दिमाग में बात याद रखना या फिर एक पॉइंट को जस्ट रट लो कि भी कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज होता है. कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज की बात हो तो वो कॉग्निटिव है. एंड स्किल बेस्ड यानी कि स्किल बेस्ड से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये प्रैक्टिकल वर्क है, हम कोई भी काम प्रैक्टिकल बेस पे लर्न कर रहे हैं, स्किल बेस्ड. और इफेक्टिव होता है हम लर्निंग करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू. Okay, so let's take the next question. Question number 2. Question number 2 is explaining the relationship between satisfaction and performance. Which of the following models suggests that performance leads to satisfaction? So let's see the options. Option number A, Maslow's need hierarchy model. B, Herzberg's two-factor theory. C, Adams equity theory. And D, Porter-Lowell's model. क्वेश्चन है एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस. विच ऑफ द मॉडल. तो कौन सी मोटिवेशन की थ्योरी और कौन सा मोटिवेशन का मॉडल है जो इस एस्पेक्ट को या इस कंडीशन को फुलफिल करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस. सो योर आंसर इज़ पॉटर्स लोअर मॉडल. पॉटर्स लोअर मॉडल है जो कि रिलेटेड है सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस से. तो रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस के बारे में किसने बात की है? पॉटर्स लोअर मॉडल ने. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. चूज़ द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है. तो लेट्स सी. ए है द कॉन्सेप्ट ऑफ ERG थ्योरी इज सिमिलर इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. थ्योरी X एंड थ्योरी Y आर सिमिलर टू ईच अदर. Two-factor theory is similar to Bloom's theory. So choose the correct options from the following. Option A only A, option B only B, option C only A and B and option D A, B, C. तो correct answer कौन सा है? Concept of ERG theory is similar to या फिर similar in Maslow's need hierarchy theory. क्या जो ERG theory है वो similar है नीड हायरार्की थ्योरी से? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? ऑप्शन ए ये कहता है. बी ये कहता है एक्स और वाई क्या सिमिलर हैं ईच अदर. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इज़ सिमिलर टू ईच अदर. ओके, सी ये कहता है टू फैक्टर थ्योरी इज़ सिमिलर टू ब्लूम्स थ्योरी. तो कौन सा करेक्ट आंसर है? लेट्स चेक द आंसर. ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए, सिर्फ ये खाली ERG थ्योरी और मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी ही सिमिलर है. वाई? ERG थ्योरी भी नीड के बारे में बात करता है. जो नीड होता है लाइक फर्स्ट साइकोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड, देन सोशल नीड. बस ERG थ्योरी में ये डिफरेंस है कि वो उसको 3 में डिवाइड कर देता है.
जो 5 पॉइंट्स है वो उसको 3 में डिवाइड कर देता है। E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ। एंड B क्या कहता है, थ्योरी X एंड थ्योरी Y आर सिमिलर टू ईच अदर। नो, बिल्कुल नहीं। थ्योरी X नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताती है इंडिविजुअल का और थ्योरी वाई पॉजिटिव एस्पेक्ट बताती है। एंड 2 फैक्टर थ्योरी में तो हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशनल फैक्टर की बात करता है, और जो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो एक प्रोसेस बेस्ड थ्योरी है। तो इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम 2 फैक्टर थ्योरी। सो योर आंसर इज ए। Correct answer is A. So question number 4 is, which of the following 2 leadership behavior patterns were identified by Ohio state structure? कहने का मतलब है कि जो ओयो स्टेट स्ट्रक्चर हैं उसके 2 लीडरशिप बिहेवियर कौन कौन से, किस बेसिस पे ओयो स्टेट स्टडी फाइंड आउट की गई है 2 लीडरशिप बिहेवियर, वो बताने हैं। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्शन। B, initiating structure and consideration. C, concern for production and concern for people. D, personalism and materialism and opportunity. So अगर आपने पढ़ा होगा तो यू नो द आंसर, इट्स वेरी सिंपल। सो योर आंसर इज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। अगर नहीं भी पढ़ा है तो इट्स ओके, आप MCQs लगाइए बिकॉज यू हैव ओनली 1.5, डोंट टेक 1.5 बट इट इज़ ओनली 1। यू हैव 1 मंथ फॉर एग्ज़ाम्स। इस 1 मंथ में आप अपनी जी जान लगा दीजिए, MCQs जितने हो सके MCQs लगाइए। ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, consider the following: A, challenging of work, B, responsibility, C, status, D, job security, E, recognition. Which of the following are motivators under Herzberg's 2 factor theory? तो जो हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 होता है हाइजीन फैक्टर, सेकंड होता है मोटिवेशनल फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर के कुछ अंडर सब फैक्टर्स होते हैं, तो वी हैव टू फाइंड मोटिवेटर्स। ओके, मोटिवेशन फैक्टर्स फाइंड करना है, इनमें से कौन से मोटिवेशन फैक्टर्स हैं। सो ए है चैलेंजिंग वर्क, बी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी है स्टेटस, डी है जॉब सिक्योरिटी और ई है रिकॉग्निशन। तो जो हाइजीन फैक्टर है मैं आपको बता दूं वो रिलेटेड होता है खाली जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं उससे ज़्यादा रिलेट करता है, जैसे कि सैलरी, सिक्योरिटी, पॉलिसीज़। So let's check the answer. Your answer is A, B, E, यानी कि चैलेंजिंग वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन। ये जो 3 है एक मोटिवेशन फैक्टर है, इसमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी टच नहीं है, लाइक मॉनेटरी मोटिवेशन नहीं है। तो चैलेंजिंग वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड ऑल दीज आर मोटिवेशन फैक्टर्स। Which one of the following is not associated with the 3 fact of career motivation? तो इनमें से कौन सा करियर मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है 3 फैक्ट जो हैं करियर मोटिवेशन के। सो ऑप्शन ए करियर रिजिलियंस, ऑप्शन बी करियर इंसाइट, सी करियर काउंसलिंग, डी करियर आइडेंटिफाई। करियर आइडेंटिफाई इज देयर, career resilience is there, career counseling is there, but career insight is there, is it there? No. So your answer is career insight, यानी कि career insight career motivation का factor नहीं है। I hope you understand. Let's take the question number 7. Question number 7 is, 3 theories of learning are given in L1 and L2. List 1 and list 2 is there. List 1 में क्या है, 3 theories हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। एंड लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। लेट्स रीड। फर्स्ट वन है पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एक्चुअली फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा छोटा है, स्पेस कम था, दैट्स वाइज, बट आई थिंक इट्स विजिबल, राइट? सो लेट्स रीड। Point 1, people can learn through observation and direct experience. Point 2, a type of conditioning in which an individual responds to some responds to some stimulus that would not ordinarily reproduce such a response. Second, a type of conditioning in which desired voluntary behavior leads to a reward or prevents a punishment.
सेकंड पॉइंट को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एक्चुअली रिपीट हो गया है एक लाइन में, इट इज़ ओनली वन टाइम, रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस होगा। ओके, लेट्स सी आंसर कौन सा हो सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि जो स्टार्टिंग कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल, क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी पैवलोव ने, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है BF स्किनर ने। ओके, सो लेट्स सी, पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, किस कंडीशनिंग से रिलेट करता है ये? और सेकंड पॉइंट बोलता है कि पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं some stimulus that would not ordinarily produce such a response, एंड थर्ड बोलता है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पे कौन सी लर्निंग थ्योरी है। देखो, आपको जो सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करे आप उसे मैच कराना स्टार्ट करना। सपोज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से एक इमेज याद आती है माउस वाली, तो माउस वाली क्या इमेज थी? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली। तो इनमें एक ही थर्ड पॉइंट में रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात हो रही है, तो जस्ट मैच बी विथ थर्ड, बी विथ थर्ड। बी में ये देखो थर्ड किस किस ऑप्शन पे दिया है? सी और डी ऑप्शन पे दिया है थर्ड। ओके, एंड लेट्स चेक। ओके, पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ये होगा आपका एक्सपीरियंस कौन लेता है और ऑब्जर्व कौन करेगा? सोशल, ऑफकोर्स सोसाइटी से ऑब्जर्व करोगे आप, तो सोशल लर्निंग थ्योरी रिलेट करेगी फर्स्ट पॉइंट से। तो सी का हो गया फर्स्ट पॉइंट और ए का हो गया सेकंड पॉइंट, जहाँ पे स्टिमुलस का रिस्पॉन्स, हम स्टिमुलस को सिखाते हैं, उसको कंडीशनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं। सो लेट्स सी आवर आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। यस, सो योर आंसर इज़ डी। I hope you understand. If my speed is fast, please type in the below comment section. I will I will improve my pace of teaching. Okay. So let's take question number 8. A group consisting of members working together to attain a specific objective with which each is concerned is known as. सो यह ऐसे कह रहा है कि भाई कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जो काम एक साथ कर रहा है और एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल ग्रुप, टास्क ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप? लेट्स सी द आंसर। ओके, योर आंसर इज़ इंटरेस्ट ग्रुप। वाई इंटरेस्ट ग्रुप? बिकॉज कि वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और एक ही इंटरेस्ट के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। Okay, question number 9. The term grapevine is associated with which of the following communication network of an organization? This is a very simple question and this is mostly asked in the examination. Many times it is asked. So just remember or practice more times, you will fix in your mind. So the term grapevine is associated with which of the following communication network of an organization? Option A, formal communication, B, horizontal communication, C, informal communication, D, vertical communication. So your answer is informal. grapevine term related to informal, जहाँ grapevine का नाम आ जाए just answer the informal communication. Okay. Okay. Who gave cognitive dissonance theory? Who gave cognitive dissonance theory? It is a direct question. Let's see the answer. Let's see the options first. A, Abraham Maslow, B, Black and Morton, C, Festinger, D, Thorndike. So your answer is Festinger. Cognitive dissonance theory is given by Festinger. Cognitive dissonance theory is given by Festinger. So this is all about the 10 questions. मैं हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस लेके आती हूँ और लेके आती रहूँगी। इफ़ यू वांट मोर देन 10 क्वेश्चंस इन वन वीडियो देन प्लीज़ टेल मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग दैट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो.
आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू वन थिंग अबाउट माई ऐप। मेरा एक ऐप है ड्रीम UGC नेट करके, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द कंप्लीट कोर्स ऑन लेबर वेलफेयर एंड HRM एंड पेपर वन ऑल्सो। सो जो कोर्स रहेगा वो बिल्कुल आपकी बजट में रहने वाला है। सो यू कैन डाउनलोड इट and you will find there free videos also. If you think that it is really a comfortable and budgetable for you, you can buy my course। एंड कोर्स रहेगा 6 मंथ का एंड जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो है दिसंबर 2022 के लिए। राइट नाउ यू हैव 1 मंथ फॉर दिस एग्ज़ाम, फर्स्ट साइकिल एग्ज़ाम, दैट इज़ इन जून और मे बी इन जुलाई। ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है अगस्त से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड विदाउट थिंकिंग और विदाउट गेटिंग अ सेकेंड थाट, यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन इट। सो thank you so much. Like, share and subscribe and comment if you have any doubt. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.